हमें ये तो पता है कि यूएसए का दुनिया में कितना चलता है, इतना कि वो दूसरी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को उठा लेता है, कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस और टैरिफ थोप देता है, वार्निंग्स देता है, और जब दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं तो बीच में आकर बोलता है वॉर मैंने रुकवाई, सीज फायर मैंने करवाई। लेकिन असली सवाल ये है, इतना सब होने के बाद भी सब यूएस की सुनते क्यों है? यूएस की सैंक्शंस और टैरिफ लगने का डर दुनिया में हमेशा क्यों बना रहता है? और सबसे बड़ा सस्पेंस, यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों कर रहा है? इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, तो देखते रहना, क्योंकि आज हम सुपर पावर की उस इनविजिबल साइड को डिकोड करेंगे। सबसे पहला एक सिंपल फैक्ट समझ लो, आज कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना हो तो हमें $10 में ही पेमेंट करनी पड़ती है। चाहे आप इंटरनेशनल स्टॉक्स खरीदिए, या एक कंट्री दूसरी कंट्री से ऑयल या कोई दूसरी गुड्स ले रही हो, या फंड्स ट्रांसफर हो रहा हो, हर जगह यूएस डॉलर ही यूज होता है। और इसी का फायदा यूएस उठाता है धमकी देने के लिए। उनके पास यूएस डॉलर जैसा वेपन है जिससे वो सैंक्शंस और टैरिफ लगाता है। सैंक्शंस और टैरिफ में अंतर क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। दुनिया का पूरा ट्रेड यूएस डॉलर में ही चलता है। कंट्रीज अपने रिजर्व्स में डॉलर स्टोर करती है, लेकिन सिर्फ डॉलर ही डोमिनेंस का रीजन नहीं है। यूएसए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। एक लॉजिक याद रखना, अगर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है तो सबसे बड़ा इंपोर्टर यूएसए है। इसका मतलब कोई भी देश यूएस मार्केट को लूज नहीं करना चाहता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहीं से आता है। कंज्यूमर और एक्सपोर्टर, दो वर्ड याद रख लेना, आगे काम आएगा। बात सिर्फ पैसों की नहीं, ताकत की भी है। यूएसए का मिलिट्री बजट सबसे बड़ा है। एडवांस्ड वेपन्स, लार्ज स्केल, वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स और बहुत से सी रूट्स पर यूएसए का कंट्रोल है। वहां से गुजरना है तो यूएसए की परमिशन जरूरी है। प्लस एप्पल, मेटा, चैटजीपीटी जैसे बड़े ब्रांड्स का हब भी वही है। इसीलिए अगर यूएसए पर अटैक हुआ तो वो सिर्फ बॉम्ब से नहीं बल्कि सैंक्शंस और ट्रेड्स बैन से भी जवाब देगा। हमें ये तो पता है कि सैंक्शंस लगाए जाते हैं, पर ये नहीं पता कि वो होते क्या है। सैंक्शंस एक वॉर की तरह होता है, बस फर्क ये है कि यहाँ कोई गन नहीं होता, ना बॉम्ब, ना मिसाइल्स। सैंक्शंस कई तरह के होते हैं, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इंडिविजुअल। मैं आज पहले दो के बारे में बताऊंगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं कि जब यूएसए ये लगाता है तो उस कंट्री में ट्रेड्स बंद हो जाते हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम, और ऑयल गैस बेचना या खरीदने पर बैन लग जाता है। रिजल्ट क्या होता है? इकोनॉमिक गिरती है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, और उस देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है। फाइनेंशियल सैंक्शंस में फॉरेन करेंसी को एक्सेस करना ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे इन्वेस्टमेंट रुक जाती है और इंटरनेशनल ट्रेड नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यूएस सैंक्शंस इतना डैमेज क्यों करता है? वही डॉलर वाले रीजन। इंटरनेशनल बैंक्स भी यूएसडी यूज करती है, और यूएसए के पास एक और वेपन है, सेकेंडरी सैंक्शंस। इसका मतलब अगर कोई दूसरी कंट्री सैंक्शन कंट्री से ट्रेड करेगी तो यूएसए उस पर भी सैंक्शन लगा देगा। यूएसए का सिंपल कहना है, यू कैन ट्रेड विद द सैंक्शन कंट्री और यू कैन ट्रेड विद द यूएस, बट यू कैन नॉट डू द बोथ। क्योंकि यूएस इतनी बड़ी मार्केट है, हर कंट्री को उन्हें भी करना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो कि पाकिस्तान और यूएसए के बीच में कुछ लफड़ा हो गया। हाँ, मुझे पता है कि ऐसा होगा नहीं, पर समझ लो यूएसए ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस फेंक के मारे। अब यूएसए पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करेगा, उनके गुड्स नहीं खरीदेगा और उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देगा। पाकिस्तान यूएसडी पर डिपेंडेंट है, तो वो इंटरनेशनल बैंकिंग यूज नहीं कर पाएगा और उनकी करेंसी क्रैश हो जाएगी। अब अगर कोई तीसरा देश पाकिस्तान से ट्रेड करेगा तो यूएसए बोलेगा तुम पर भी सैंक्शंस। पहले वाले को सैंक्शन कहते हैं और दूसरे वाले को सेकेंडरी सैंक्शंस। अब आते हैं टैरिफ पर। अगर यूएस इंडिया पर टैरिफ लगाता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन यूएस को बेच नहीं पाएगा। यूएस लार्जेस्ट कंज्यूमर है और वहाँ लॉस बहुत होगा। हम यूएस के साइज का दूसरा बाजार नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि दूसरे के पास पहले से सप्लायर होते हैं, रास्ता बदलना पड़ता है, शिपिंग रूट्स और लॉस अलग होते हैं। ये बहुत मुश्किल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सब टैरिफ और सैंक्शंस में कंफ्यूज होता है। टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स पर लगाती है ताकि अपने देश का सामान चीपर दिखे। ये टैक्स कंपनी अपनी तरफ से नहीं भरती, वो आपसे यानी कंज्यूमर से चार्ज करती है। जो कंपनी इंपोर्ट कर रही है, टैक्स उसी से लिया जाता है। यही सैंक्शन और टैरिफ में अंतर है। यूएस का टैरिफ इम्पैक्ट इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि उनका मार्केट बहुत बड़ा है। टैरिफ बढ़ा तो प्राइस बढ़ा, अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, अगर डिमांड कम हुई तो ऑर्डर्स कम आएंगे, ऑर्डर्स कम आए तो पूरा सप्लाई चेन बिगड़ जाएगा। चाइना के एग्जाम्पल ले लो, उनके फोन्स पर टैरिफ लगने से
यूएसए में वो महंगा हो गया, तो अब चाइनीज फोन्स कोई प्रिफर नहीं करेंगे। करेंसी की वैल्यू गिरना और बढ़ना दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। करेंसी की वैल्यू बढ़ने को अप्रिसिएशन कहते हैं। करेंसी की वैल्यू बढ़ने से इंपोर्ट सस्ता पड़ता है, फॉरेन ट्रैवल सस्ता होता है, पर एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम आती है क्योंकि दूसरों को ज्यादा पे करना पड़ता है। करेंसी की वैल्यू गिरने को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं क्योंकि दूसरों के लिए सामान सस्ता होता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आती है, पर इंपोर्ट्स और टूरिज्म महंगा हो जाता है। इसे ऐसा समझ लो जैसे बचपन में ट्रेडिंग कार्ड्स खेलते थे, एक कार्ड की वैल्यू ज्यादा होती थी और एक की कम। एक कार्ड को बैलेंस करने के लिए दूसरे के 2-3 कार्ड लगते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर करेंसीज में भी यही रूल होता है। दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी यूएस डॉलर है, नहीं वो है कुवैती दिनार। एक दिनार की वैल्यू $3.26। जब मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, फिर भी राज यूएसडी का होता है। क्यों? क्योंकि यूएस का मार्केट बहुत बड़ा है। कुवैत अपनी करेंसी को पिक करता है, यानी लिंक करता है मल्टीपल करेंसी से, डॉलर, यूरो, येन, स्टेबिलिटी के लिए। इंडिया पे क्यों नहीं करता, कभी सोचा? क्योंकि इंडिया कुवैत से बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। कुवैत ऑयल एक्सपोर्टर है, वहाँ डॉलर आता है और कम पॉपुलेशन की वजह से दिनार की डिमांड हाई रहती है, इसीलिए वैल्यू ज़्यादा है। चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो करेंसी सर्कुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए वैल्यू गिरती है। अब वापस आते हैं ग्रुप्स पर। यूएस नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएस नेटो का पार्ट है जिसमें 32 कंट्रीज है। कनाडा, यूएस, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, यूके, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, शीजिया, जर्मन, हंगरी, पोलैंड, स्लोवेकिया, अल्बानिया, क्रोएटिया, ग्रीस, इटली, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, पोर्चुगल, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और रोमानिया। नेटो का रूल है आर्टिकल 5, यहाँ एक पर अटैक मतलब सब पर अटैक। यूएस और भी ग्रुप्स में है जैसे 5 AU, KUS, G7, G20, ओपेक। वही इंडिया ब्रिक्स में है। B का मतलब है ब्राजील, R का मतलब है रशिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना, S का मतलब साउथ अफ्रीका। अब ये ब्रिक्स प्लस बन गया। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। इनका गोल है खुद का बैंक बनाए और डी-डॉलराइजेशन को प्रमोट करे। अब आते हैं सबसे बड़े बात पर, यूएस से पाकिस्तान को सपोर्ट करता क्यों है? इसके पीछे है $6 ट्रिलियन ऑफर। अपने पाकिस्तान यूएस को अपने मिनरल रिजर्व्स जिसमें लिथियम, कॉपर, रेयर अर्थ मेटल का एक्सेस दे रहा है। इससे यूएसए चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। डिफेंस और ईवी इंडस्ट्री के लिए दोनों कंट्रीज मिलके जॉइंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसे इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 कहते हैं। पाकिस्तान इकलौता देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इसीलिए उन्हें एड्स मिलती है। वहीं इंडिया से यूएस की थोड़ी बनती नहीं, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, डी-डॉलराइजेशन सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान सीज़फायर में यूएस का कोई रोल नहीं है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करना, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानना है तो ये वीडियो देख। मिलते हैं अगली वीडियो में।